आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, हम गुलाम वंश पढ़ चुके, खिलजी वंश पढ़ चुके। अब अगला वंश हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में जान लेंगे साथियों। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में ये जो तुगलक वंश है 1320 से 1414 तक तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? तुगलक वंश था। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो संस्थापक है गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक के नाम से जिसे जाना गया। अब साथियों आगे देखेंगे, इसने जो लगान वसूलना स्टार्ट किया, कहा कि उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेना है। 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेना है। तो साथियों 1/10 या 1/12 हिस्सा उपज का लेना स्टार्ट किया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? अमीरों की भूमि पुनः वापस लौटा दिया। अमीरों की भूमि क्या किया? पुनः वापस लौटा दिया। तो अमीरों की भूमि जो थी वो पुनः वापस लौटा दिया। अब एक अभियान चलाते हैं, तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान का नेतृत्व इसी का जो गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां के नाम से जानते थे, इसके नेतृत्व में तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। कहां पर विजय प्राप्त की? तेलंगाना पर। फिर उसके बाद साथियों मंगोलों पर आक्रमण भी किया। तो इसने क्या किया? मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की। पहले तेलंगाना पर विजय प्राप्त किया, फिर उसके बाद मंगोलों पर। तो साथियों देखो, अगर जीवन में कुछ करना है संघर्ष ही जरूरी है। संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। अगर आप पढ़ोगे, रातों दिन मेहनत करोगे तो आपका परिणाम जरूर पॉजिटिव होगा। आज नहीं तो कल जरूर आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद बंगाल अभियान से वापस जब आते समय एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इनसे कहें कि तुम दिल्ली खाली कर दो, यानी हमारे आने के पहले तुम दिल्ली छोड़कर कहीं चले जाओ। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के जो लड़के थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसको अपने पिता के प्रति भड़का रहे थे इसको कि तुम राजपाट संभालोगे, तुम आगे राजा बनोगे, ऐसा है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि तुम दिल्ली छोड़ दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली दूर है, यानी दिल्ली अभी दूर है। आज इसमें क्या हुआ? फिर गयासुद्दीन तुगलक वापस आता है गुजरात विजय के बाद। वो बंगाल अभियान से जब वापस लौटते हैं तो होते क्या है, लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर पड़ता है। क्या पड़ता है? अफगानपुर। तो अफगानपुर में वहां एक लकड़ी का महल बनाते हैं स्वागत के लिए। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल में एंट्री करते हैं, वो लकड़ी का महल गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। किया धरा एक प्लान था। अब उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ बना है? तुगलकाबाद में। कहाँ बना है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा? तुगलकाबाद में। अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे हम जूना खां के नाम से जानते हैं, वो अगला राजपाट संभालता है दिल्ली सल्तनत का। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली की गद्दी पर बैठते का दिल्ली के सुल्तानों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था दिल्ली के सुल्तानों में से सबसे। लेकिन यह अपने सनक भरी योजनाओं के कारण इसे पागल या रक्त पिपासु कहते थे। रक्त पिपासु का मतलब जनता का खून चूसने वाला। इसने अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। पागल एवं रक्त पिपासु। इसने क्या किया? कर में वृद्धि कर दी। जो नदी के किनारे का उपजाऊ दोआब क्षेत्र था उसमें क्या किया? इसने कर को बढ़ा दिया
वहां क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो इसकी सारी योजनाएं इसीलिए फेल होती नजर आई। यानी दोआब क्षेत्र में इसने वृद्धि कर दी, दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल। इसने किसानों के लिए एक विभाग बनाया था जिसे दीवान ए अमीर को ही कहा जाता था। दीवान ए अमीर को ही किसानों के लिए, ऋण के लिए बनाया था कि कम ब्याज पर आपको ऋण उपलब्ध कराएंगे। कम ब्याज पर क्या कराएंगे, ऋण उपलब्ध कराएंगे। साथियों देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। यूट्यूब की क्लासें आपको लगातार ऐसे ही मिलती रहेंगी। ऐसी क्लासों के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो साथियों, जीवन को बेहतर बनाना है तो मेहनत जम करके करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। आप YouTube के माध्यम से पढ़िए, किताबें पढ़िए, कापियां पढ़िए, उसके बाद अपनी नोट्स निकाल करके पढ़िए ताकि जीवन क्या हो सके, आपका बेहतर बन सके। गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ चुके थे। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बनता है। वो क्या करता है, दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर देता है, लेकिन दोआब क्षेत्र में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो साथियों देखो, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने राजधानी परिवर्तन किया। क्या किया, राजधानी परिवर्तन। राजधानी कहां से कहां ले गए, देवगिरी, जो दौलताबाद से, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ले गए और फिर पुनः राजधानी फिर परिवर्तन किया, पुनः फिर दिल्ली को राजधानी बनाया। कहने का मतलब है दिल्ली से पहले दौलताबाद और दौलताबाद से फिर पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि सिक्के चलवाए चांदी के, चांदी के क्या चलवाए, सिक्के चलवाए, लेकिन इनका जो मूल्य था चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। जो सिक्के चलवाए वो क्या थे, तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के चलवाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य तांबे, जिनके मूल्य चांदी के टंके के बराबर था। टंका जो सिक्का चला था उसके मूल्य के क्या था, बराबर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे करके क्या किया कि बताया कि अभी हम लोग खुरासान पर आक्रमण करेंगे। खुरासान पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो खुरासान पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, उसने कहा कि आक्रमण करेंगे। तो खुरासान 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। कितने सैनिकों को, 3,70,000। लेकिन खुरासान के राजा से कुछ दिन बाद क्या की उसने, संधि कर ली। तो खुरासान अभियान में क्या किया, संधि कर ली मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया। कौन आया, इब्न बतूता। इब्न बतूता की विद्वता को देख करके मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का क्या नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया। इसकी विद्वता को देख करके क्वेश्चन बनता है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया। पूछा जाता विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण में क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद 1347 में एक स्वतंत्र साम्राज्य बनाया। स्वतंत्र साम्राज्य कौन सा बनाया, अलाउद्दीन बहमन शाह ने एक स्वतंत्र साम्राज्य बनाया। कौन सा साम्राज्य बनाया, स्वतंत्र राज्य बहमनी बनाया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, अलाउद्दीन बहमद शाह ने, अपने ही नाम से। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने कराई। अब आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है, 20 मार्च 1351 में। तो इतिहासकार, एक बदायूनी नाम का एक इतिहासकार था, उसने कहा राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया, क्योंकि यह अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे रक्त पिपासु यानी जनता का खून पीने वाला कई राजधानी परिवर्तन करता है। इसको रात में जो सपना आया सुबह वही कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके ज्यादातर अभियान क्या हुए, असफल हुए। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, फिरोज शाह तुगलक बनता है।
गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा। कितनी उम्र पर? फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। इसके कार्य जो थे बेस्ट थे, इसीलिए इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर क्या किया? जजिया कर लगाया। लेकिन सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर। क्या कौन सा कर कहलाता है? जजिया कर कहलाता है। तो साथियों, गैर मुस्लिमों पर लगाने वाला कर जजिया कर। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। और अकबर जब आता है तो उसने 1564 में जजिया कर को क्या करता है? समाप्त कर दिया। देखो, जजिया कर नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था, बूढ़े व्यक्ति से नहीं लिया जाता, औरतों से, विकलांग व्यक्ति और ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। और जजिया कर को अकबर 1564 ईस्वी में समाप्त किया और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लगाया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया। पूछा जाता जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर लगाए। कितने प्रकार के कर लगाए? 4 प्रकार के। एक का था लगान, जिसे हम खराज कहते थे, लगान एक कर था। दूसरा कर था खुम्स, जो युद्ध में लूट का धन था, उसे हम खुम्स कहते थे। क्या कहते थे? खुम्स। जो खराज था लगान असूलने वाला कर था, खुम्स था युद्ध में लूट का। और जजिया कर था वो गैर मुस्लिम से लिया जाता। जजिया कर कौन था? गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता? जजिया कर। उसके बाद जकात जो कर था वो अमीर लोगों से लिया जाता था। कौन से लोगों से जकात लिया जाता था? अमीर लोगों से। तो साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? नगद वेतन के स्थान पर जागीरें देना चालू कर दिया। यानी जो नगद वेतन शुरू था उसकी जगह जागीर देना शुरू कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा में सुधार करवाया। क्या करवाया? मुद्रा में सुधार करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने संसगनी नाम की मुद्रा चलाई। संसगनी नाम की मुद्रा चलाई, जो कि चांदी की मुद्रा टंका जो थी उसका 1/6 था। संसगनी मुद्रा जो चलाई वो चांदी की जो मुद्रा थी टंका, उसका 1/6 था। टंका का क्या था? 1/6। फिर उसके बाद एक मुद्रा चलाई अध तांबे की मुद्रा जीतल का 1/2 था। यानी जो तांबे की मुद्रा जीतल चल रही थी उसका 1/2 था। कौन? अध। उसके बाद एक चलाते हैं विक। विक जो मुद्रा है तांबे की मुद्रा जीतल का 1/4 है। जीतल का क्या है? 1/4 है साथियों। तो आगे हम देखेंगे इसने क्या किया। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास थे। यहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दासों को क्या दिया? 1,80,000, यानी कि 1,80,000 दास थे। 1,80,000 दास के लिए इसने क्या किया? एक अलग विभाग ही बनवा दिया, दीवान ए बंदगान नाम से। दीवान ए बंदगान नाम से क्या बनवाया? एक विभाग बनवा दिया केवल दासों के लिए। इसने एक किसानों के लिए कर चालू किया, जो किसान, क्योंकि इसने नहरों का निर्माण किसने करवा सबसे अधिक? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि जो नहरों से सिंचाई करेगा वो उपज जितना पैदावार होगा उसका 1/10 कर्ज के रूप में, टैक्स के रूप में, यानी कर के रूप में देगा। इस किसान कर को क्या कहा जाता? हक ए सर्व। हक ए सर्व। इसके समय में 1,80,000 दास थे, तो इन्होंने दासों के लिए अलग विभाग बनवाया, दीवान ए बंदगाम नाम से। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे। एक था फतेह खां, एक था मोहम्मद खां। एक था फतेह खां, एक था मोहम्मद खां। फतेह खां की मृत्यु पहले हो जाती है और जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा पुत्र जो मोहम्मद खां बचता है। इतना अधिक दास थे कि दासों ने इसको राजधानी से भगा दिया। दासों ने क्या किया? मोहम्मद खां को राजधानी से ही भगा दिया कि यहाँ से तुम जाओ।
अगला शासक कौन बनता है? जो मोहम्मद शाह का पुत्र होता है। मोहम्मद शाह की तो मृत्यु हो गई थी, इसका पुत्र था तुगलक शाह द्वितीय। कौन था? राजधानी से भगा दिया और फतेह खान का जो पुत्र था तुगलक शाह द्वितीय, ये अगला शासक बनता। अगला शासक कौन बनता है? तुगलक शाह द्वितीय, या एक अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक। तो साथियों 1389 ईस्वी में जो तुगलक शाह द्वितीय है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका जो छोटा भाई है अबू बकर खान, इसका छोटा भाई कौन था? अबू बकर खान। किसका पुत्र था? छोटा भाई था तुगलक शाह द्वितीय का। ये शासक बनता है। शासन अबू बकर खान दिल्ली का सुल्तान बनता है। और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक इसके बाद आता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह। अब क्या होता है? दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण होता है। दिल्ली पर किसका आक्रमण होता है? तैमूर का। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह क्या करता है? राजधानी छोड़ करके दिल्ली से भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? गुजरात। जब तैमूर का आक्रमण होता है तो ये गुजरात छोड़ करके, वो साथियों दिल्ली छोड़ करके कहाँ चला जाता है? गुजरात भाग जाता है। इसका वजीर जो मल्लू खां होता है, वजीर मल्लू खां होता है, ये सुल्तान को पुनः दिल्ली बुलाता है, बुला करके सीट पर बैठाता है। कौन बुलाता है? वजीर मल्लू खां सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली बुलाता है और सीट पर बैठाता है। उसके बाद 1414 ईस्वी में जो नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती। नसीरुद्दीन महमूद शाह की क्या हो जाती साथियों? मृत्यु हो जाती। तो ये था हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में पहले हमने गुलाम वंश पढ़ा, फिर खिलजी वंश पढ़ा, तुगलक वंश, उसके बाद ऐसे सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर लोधी वंश।